भो छात्राः सुप्रभातं मधुरस सिंचित खगकुल गुंजित प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां छात्राणां संस्कृत वादने अतीव स्वागतम् अभिनंदनं च। विगत दिवसे मया संस्कृत साहित्यस्य विषये विस्तारेण चर्चा कृता। अद्य अहं तव सम्मुखे संस्कृत साहित्यस्य प्राचीना स्थितिः का आसीत्, अद्यतन काले संस्कृत साहित्यस्य विषये का स्थितिः अस्ति, अस्मिन् संबंधे चर्चां करिष्यामि। साम्प्रतं हिंदी भाषायां कथयामि। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने संस्कृत भाषा और उसकी कुछ विशेषताओं के संबंध में चर्चा की थी। आशा है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज हम संस्कृत भाषा की प्राचीन स्थिति क्या थी, मध्यकाल में फिर क्या रही स्थिति, और स्वतंत्रता के बाद आज संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संस्कृत भाषा क्या प्राचीन काल में जनभाषा थी? कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कहते हैं संस्कृत जनभाषा कभी नहीं रही। तो इस संबंध में भी चर्चा करेंगे, कुछ प्रमाण भी देंगे जिससे पुष्ट होता है कि संस्कृत प्राचीन समय में जनभाषा थी। और मध्यकाल में भी कई राजाओं के काल में संस्कृत जनभाषा रही, इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य की प्राचीन स्थिति के संबंध में चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद कब लिखे गए, किसने लिखे, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है और सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। परंतु आज के सभी विषय वेदों में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ये विभिन्न वेदवेत्ता ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने सिद्ध किया है। तो उस समय वैदिक काल समय वो कहा जाता था। वैदिक काल में संस्कृत भाषा की दशा अत्यंत समुन्नत थी, सुदृढ़ थी। वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों के नाम से ही स्पष्ट है, उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठ करके, समीप में बैठ करके चर्चा करना, प्रतिचर्चा करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना। उस समय गुरुकुल प्रथा थी। निस्संकोच भाव से गुरु और शिष्य पास में बैठकर, चाहे वो अध्यात्म के विषय हों, चाहे वो लौकिक विषय हों, उन पर खुले मन से चर्चा प्रतिचर्चा करते थे। और उपनिषद काल में अध्यात्म के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई, इसलिए उपनिषदों में अधिकतर आध्यात्मिक विषय ही हैं। तो उस समय जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि गुरु शिष्यों ने समीप में बैठकर चर्चा प्रतिचर्चाओं के द्वारा उन्हें लिखा। और उस समय लिखने की प्रथा भी कम थी, सब कंठस्थ रहते थे। कहा भी जाता है आज भी कंठे विद्या गंठे दाम, कहावत गांव में कही जाती है। विद्या वही है जो कंठ में हो, और पैसा धन वही है जो अपनी गांठ में हो, माने अपने पास में हो। बैंक में भी पड़ा है तो वो भी अपना मत समझिए। इसी तरह से संस्कृत भी कहा गया है, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में अगर विद्या लिखी है तो जब समय आएगा तो वो काम नहीं आएगी। ऐसे ही दूसरे के हाथ में धन पड़ा हुआ है, उस समय पड़ने पर काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कंठ में विद्या को धारण करना चाहिए, माने कंठस्थ करना चाहिए। तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा में कंठस्थ करने की प्रथा थी। उसके बाद समय आता है रामायण और महाभारत का। रामायण महाभारत काल में भी संस्कृत भाषा की समुन्नत दशा थी, क्योंकि रामायण जैसा आदि काव्य उसी समय लिखा गया।
महाभारत जैसा जो पंचम वेद के नाम से जाना जाता है वो भी उसी समय लिखा गया। इसके अलावा बहुत सारे आचार्य मनीषी कवि हुए रामायण महाभारत काल के बाद, जिन्होंने संस्कृत में बड़ी ही अद्भुत रचनाएं की विभिन्न विषयों से संबंधित, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो अन्य विषय रहे हों, अर्थशास्त्र हो, सभी विभिन्न विषयों पर उस समय रचनाएं हुईं। तो रामायण महाभारत काल के बाद भी उत्कर्ष काल रहा संस्कृत का। फिर गुप्त काल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि गुप्त काल में साहित्य, कला, संस्कृति इसका बहुत उत्थान हुआ था, उन्नति हुई थी, क्योंकि उस समय के जो राजा थे विक्रमादित्य जैसे, वो साहित्य कला के लिए समर्पित थे, इसलिए चरमोत्कर्ष था उस समय। और संस्कृत भाषा राजभाषा थी उस समय गुप्त काल में। कालिदास जैसे महाकवि उसी समय हुए, धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद के ऋषि उसी समय हुए। इसके बाद राजा भोज का काल आता है जो परमार वंश के थे। तो परमार वंश में राजा भोज का काल रहा, वो संस्कृत और संस्कृति के लिए समुन्नत काल था। राजा भोज स्वयं इसके लिए लगे रहते थे कि हमारे देश, हमारे राज्य की जो प्रजा है वो कैसे विद्वान बने, कैसे पढ़ी लिखी हो। और हमने तुमको पहले भी कहा है कि भाषा केवल दो प्रकार से ही समुन्नत हो सकती है, ये जीवित रह सकती है। एक तो राज्य संरक्षण अगर उसको मिला हो, राजा का, राज्य का, या फिर सामाजिक संरक्षण मिला हो। इन दो के बिना अगर दोनों में से एक भी ढीला है तो फिर वो भाषा कभी समुन्नत नहीं हो सकती। वो भाषा का प्रचार प्रसार वो नहीं हो सकता जिसके लिए वो अधिकृत है, योग्य है। तो राजा भोज के समय संस्कृत राजभाषा थी और सभी लोग संस्कृत बोलते थे। इसका उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि संस्कृत जनभाषा नहीं थी, तो उनके लिए भी है। राजा भोज के समय एक बार दक्षिण प्रदेश से एक विद्वान अतिथि आए और उन्होंने राजा से कहा कि मैं आपके राज्य में कुछ दिनों रहना चाहता हूँ। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और उन्होंने कहा, हे मंत्रीवर, जाइए और राज्य में हमारे देखिए कोई मूर्ख व्यक्ति अगर मिलता है तो उसको यहाँ ले आइए, हम उसको कोई दूसरा ठिकाना दे देंगे, उसका घर इन विद्वान को दे दीजिए ताकि वहाँ रह सकें। मंत्री चला गया, राज्य भर में खोजता रहा लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं मिला, लौट रहा था निराश होकर के। तब तक देखा एक जुलाहा जिसको कुविंद कहा जाता है, वो कपड़ा बुन रहा था। उसने सोचा ये निश्चित रूप से मूर्ख होगा, इसी को पकड़ के ले चलते हैं। और वो उसको पकड़ करके ले आया, कहा चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। वो आया, राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, कहो क्या नाम है तुम्हारा, तुम क्या करते हो, कुछ पढ़े लिखे हो? तो वो कुविंद, वो जुलाहा राजा से अपना परिचय देता है। और किस तरह से परिचय देता है जरा आप देखिए, फिर समझिए कि उस समय जनभाषा संस्कृत थी या नहीं थी। कुविंद बोला, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, और यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कव्ययामि वयामि यामि। श्लोकम अतीव सुमधुरम अस्ति, अतः एक बार पुनः शृणुत। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, और यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। कुविंद ने कहा, हे राजन,
काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। मैं कविता करता हूँ, बहुत अच्छी नहीं कर पाता हूँ। और यत्नात् करोमि तत् चारुतरम करोमि। परंतु हे राजन, अगर मैं केवल कवि कर्म में ही जुट जाऊं तो फिर बहुत अच्छी कविता भी कर सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भूपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ। हे राजन, आप तो हमारे लिए गौरवशाली राजा हैं, आप हमारे गौरव हैं। आपके चरणों में नित्य कितने देश के राजाओं के सिर झुके रहते हैं, और सिर झुकने के कारण उनके मुकुटों की मणियों की कांति से आपका जो ये पादपीठ है जिस पर आप चरण रखते हैं अपने, वो हमेशा दीप्यमान रहता है, हमेशा चमकता रहता है पादपीठ आपका। तो जिन राजा का पादपीठ शत्रु राजाओं के, दूसरे देश के राजाओं के चरणों के मुकुटों की मणियों से सुशोभित रहता हो, ऐसे राजा किसके लिए गौरव की बात नहीं होंगे। तो मैं आपके राज्य में रहता हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। हे साहसांक, हे राजन, मैं कविता करता हूँ और कपड़ा भी बुनता हूँ, और यामि, अब जाता भी हूँ। नीचे लाइन में देखिए कितना चमत्कार है, कितनी सुंदर व्यंजना है, शब्दों का जो चमत्कार है। देखिए, कवयामि वयामि यामि, एक एक वर्ण हटा देता है उसमें से। कवयामि, कविता करता हूँ, क हट गया तो वयामि रह गया, कपड़ा बुनता हूँ, वह हट गया तो यामि रह गया। अब मैं आपकी आज्ञा से जाता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब चलूँ। तो इस प्रकार से कुविंद राजा से परिचय देता है। उस राज्य में सामान्य जन भाषा संस्कृत नहीं बोलते थे, ये कैसे माना जाए। उस समय की बात दूर है, आज का मैं उदाहरण देता हूं इसी समय, कि आज आप देखिए 2 गांव, क्या कई और भी गांव होंगे, लेकिन 2 गांव तो प्रामाणिक रूप से हैं। एक कर्नाटक में मुत्तूर गांव और एक मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में झीरी गांव। ये दोनों संस्कृत गांव हैं। वहाँ पर सामान्य जन संस्कृत बोलते हैं, आज बोल रहे हैं। तो ऐसे जो संस्कृत जनभाषा उस समय नहीं थी, उसका विरोध करने वाले वो कृपा करके वहाँ उन 2 गांवों में चले जाएं। आज भी वहाँ पर नाई आता है, वो भी संस्कृत बोलता है, धोबी है वो भी संस्कृत बोलता, सुबह झाड़ू लगाने वाला आता है वो भी संस्कृत बोलता है, घर में जो काम करने वाली आती है वो भी संस्कृत बोलती है। सवेरे सवेरे सब लोग मिलते हैं तो सुप्रभातम करते हैं, वो प्रणमामि करते हैं, वो गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। वहाँ सब संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक में मुत्तूर गांव और मध्य प्रदेश में झीरी गांव। और मुत्तूर गांव के बारे में, वहाँ संस्कृत बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ IAS PCS भी हैं। एक ज़माना था जब संस्कृत पढ़ने वाले ज़्यादा IAS PCS बनते थे। तो आज भी वहाँ पर संस्कृत बोलने वाले गांव में भी IAS और PCS भी बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पर बुज़ुर्ग भी संस्कृत बोलते हैं, जवान भी संस्कृत बोलते हैं, और बच्चे भी संस्कृत बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये गांव हमारे लिए आज प्रेरणा स्रोत हैं। तो उस समय कैसे संस्कृत जनभाषा नहीं थी, हम मान लें। एक और उदाहरण देखिए, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, जिनका एक ज्योतिषपीठ हमारे उत्तराखंड में है, और उस बदरिकाश्रम के श्री चरणों में हम सब निवास करते हैं। ऐसे आदि शंकराचार्य ने नाम सुना आचार्य मंडन मिश्र का, जो बनारस के महान विभूति थे, और उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इसलिए वो चल पड़े बनारस के लिए। और जब वो वाराणसी में पहुँचे तो वहाँ पर मंडन मिश्र का घर पता करना चाहते थे। तो एक जगह कुएं पर कई महिलाएं पानी भर रही थीं, जिनको पनिहारिन कहा जाता है। तो उन महिलाओं से बोले, अरे माताओं, मुझे ज़रा आचार्य मंडन मिश्र का घर बता दो, मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। तो उन पनिहारिन महिलाओं ने मालूम है किस तरह से मंडन मिश्र के घर का परिचय दिया। वो बोली उनसे, स्वतः प्रमाणम परितः प्रमाणम औ कीरांगना यत्र गिरो गिरंती
स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम और कीरांगना यत्र गिरो गिरंती और द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा अवेहित धाम हि मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम और कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। जहाँ पर तोता और मैना, कीरांगना, गिरो गिरंती, जहाँ पर वाणी बोलते हैं, कौन सी वाणी? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, ये वेद शास्त्रों के वाक्य हैं। जहाँ पर वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं तोता और मैना, कैसे? द्वारस्थ पिंजर, द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा, द्वार पर पिंजड़ों में बैठे हुए, पिंजड़ों में बंद पक्षी तोता और मैना, शुक और सारिकाएं, जहाँ पर स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम इति मंत्रपाठम कुर्वन्ति अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। तद्धाम, वो घर आप समझ लेना मंडन मिश्र का है, बस यही पहचान है मंडन मिश्र के घर की। बताइए क्या बात है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम और कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा अवेहित धाम हि मंडनस्य। और बनारस में फिर पहुंचने में देर नहीं लगी मंडन मिश्र को। जिस द्वार पर देखा, बाहर शुक और सारिकाएं पिंजड़े में बंद वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो पहुंच गए उनके घर में। तो जहाँ पर पनिहारिन इस तरह से संस्कृत के श्लोक बोलती थीं, संस्कृत में बोलती थीं, कैसे हम माने कि संस्कृत जनभाषा नहीं थी? अब आते हैं हम उसके बाद की काल में। उसके बाद देखिए यवनों का शासन यहाँ रहा। यवनों के शासन में बहुत ही कम राजा हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए कुछ काम किया। दारा शिकोह जैसे, जिन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया संस्कृत के कुछ महनीय ग्रंथों का। इसके अलावा और भी कुछ राजा हुए जिन्होंने काम किया, लेकिन बहुत कम। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया तो वो तो अंग्रेज़ी को ही लादने में रहे हमारे ऊपर, और हम वास्तव में अंग्रेज़ी के गुलाम बन गए। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली आई उससे आज भी वो गुलामी आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी दूर नहीं हुई है। तो उस समय भी संस्कृत के लिए कोई काम नहीं किया गया। फिर देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद भी विडंबना ये रही कि संस्कृत की बात छोड़िए, आज हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो ये हमारे देश की विडंबना है। शायद ऐसा अभागा दुर्भाग्यशाली देश दुनिया में तो कोई नहीं होगा जहाँ पर अपनी भाषा का ही लोग विरोध करते हों अपने घर में। तो संस्कृत के लिए हम क्या कहें। लेकिन संस्कृत के लिए इतनी अच्छी बात है कि जहाँ पर जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो शायद संस्कृत का विरोध नहीं करते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे वो तमिल, तेलुगु हो, कन्नड़, मलयालम, कहीं भी कोई भी भाषा हो, सभी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हैं। अगर संस्कृत के शब्द निकल जाएं तो उन भाषाओं का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। जो लोग इस बात को समझते हैं वो संस्कृत का विरोध कभी नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। तो आज़ादी के बाद भी संस्कृत के लिए कोई ख़ास काम नहीं हुआ। अब पिछले सालों हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। मैं यहाँ के शासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप राजकीय कार्य संस्कृत भाषा में करें। लेकिन फिर भी ये हमारी कमी है कि हम संस्कृत में कोई काम नहीं करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आगे आना होगा संस्कृतज्ञों को, जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं। कम से कम वो भी जो पत्राचार आपस में अपने मित्रों में करें या शासन में करें या जो भी पत्र लिखें, अधिकारियों को लिखें, वो संस्कृत में लिखें। जब सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है तो कौन अधिकारी मना करेगा कि संस्कृत में पत्र ना आएँ। मैं तो अपने विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर 2 दिन में संस्कृत में प्रार्थना, संस्कृत में सुविचार, संस्कृत में प्रतिज्ञा, संस्कृत में ही सब कुछ उस दिन होता था। संस्कृत में ही ग्रुप सॉन्ग होते थे और मैं उस दिन संस्कृत में ही बोलता था। 2 दिन अवसर मिलता था। वैसे भी कभी कभी इच्छा होती थी तो मैं संस्कृत में 2-4 वाक्य बोल ही जाता था। और उसका प्रभाव ये हुआ कि अभ्यास हुआ और संस्कृत
हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे अंतर मन से, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, तब तक वो भाषा नहीं आ सकती है। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम कम से कम संस्कृतज्ञों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संस्कृत के लिए आगे आएँ, उसको व्यवहार में लाएँ, तो संस्कृत भाषा निश्चित रूप से पल्लवित और पुष्पित होगी। तो केवल राजनीतिक संरक्षण से भी नहीं, हमें सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सहारा भी देना पड़ेगा, खुद को आगे करके। तो ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। अब इस संबंध में हम चर्चा जरूर करेंगे विदेशों की। विदेशों में हमारे देश की अपेक्षा संस्कृत के लिए बहुत काम किया गया, चाहे वो वेदों के लिए हो, वेदों में बहुत काम किया पाश्चात्य विद्वानों ने, वेदों में बहुत काम किया वेदों के लिए, मैक्स मूलर इत्यादि ने, चाहे याकोबी हों, चाहे मैक्स मूलर हों, चाहे मैकडोनल हों, बहुत काम किया वेदों के लिए। इसी तरह से बहुत सारे और भी विद्वान पाश्चात्य हुए जिन्होंने संस्कृत के लिए काम किया और आज भी वो कर रहे हैं। आज यूनेस्को ने घोषित किया है, किसके लिए? अपने इनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में वैदिक चैटिंग के लिए। उन्होंने कहा है वैदिक चैटिंग हम करवाएंगे, माने वैदिक मंत्रों का जाप करवाएंगे, उसका निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेद मंत्रों में और संस्कृत भाषा में वो शक्ति है जो हमारे अंतर मन को, तन मन को वाइब्रेट कर देती है, जागृत कर देती है, झंकृत कर देती है, हमारे अंदर वाइब्रेशन हो जाता है और हमारी आत्मा तक को वो चैतन्य कर देती है और अधिक। तो ऐसी संस्कृत भाषा आज विदेशों में, जर्मन में ही 14 विश्वविद्यालय हैं जहां पर संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अन्य देशों में लगभग 200 विश्वविद्यालय होंगे, उससे भी अधिक, जहां पर संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है और लोग अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सुना था कि जो कर्नाटक में मुत्तूर गांव, जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है, जहाँ पर जनभाषा है संस्कृत, वहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं संस्कृत सीखने के लिए, बोलने के लिए, कि देखें चल करके वहाँ कैसे संस्कृत बोलते हैं, तो वहाँ सीख रहे हैं। तो ऐसे विदेशों में बहुत काम हो रहा। तो यूनेस्को ने कहा है कि वहाँ पर वैदिक चैटिंग का काम शुरू किया जाएगा, उसका निर्णय लिया है। इसके अलावा डीन ब्राउन पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं इस समय, उन्होंने संस्कृत के बारे में कई रिसर्च की हैं और उन्होंने घोषित किया है कि विदेश की कई भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, संस्कृत से ही उपजी हैं। उसके प्रमाण भी दिए हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जो ओम शब्द है, ये ओम शब्द, ये केवल साधारण शब्द नहीं है, ये केवल मनुष्य का शब्द नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का शब्द है, ये ब्रह्मांड का स्वर है। और कभी भी आप जाइए, अगर कहीं एकांत स्थान में पहुंचिए और कहीं दूर पहाड़ों की कंदराओं में जहां बैठ करके घाटी हो, और वहां पर आप इस शब्द को सुन सकते हैं सहज ही। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए, आपको उन घाटियों से ओम की आवाज आएगी। तो डीन ब्राउन ने कहा है कि ओम जो शब्द है वो ब्रह्मांड का शब्द है और ये हमारे तन मन में चेतना उत्पन्न कर देता है और इस तरह से हमको जागृत कर देता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कई घोषणाएं इस तरह से की हैं और उन्होंने कहा है संस्कृत ही एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो आज के समय सबके लिए उपयोगी है। दूसरी बात हमने बताई थी कि कंप्यूटर के लिए पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, नासा ने स्पष्ट रूप से कहा है संस्कृत इज द परफेक्ट लैंग्वेज, संस्कृत ही पूर्ण भाषा है जो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि उसका व्याकरण वैज्ञानिक है, उसकी जो लिपि है देवनागरी वो वैज्ञानिक है। वहाँ पर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है अंग्रेजी जैसी कि PUT तो पुट होता है और BUT बट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, या जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो संस्कृत वास्तव में पूर्ण भाषा है, शुद्ध भाषा है, तो कंप्यूटर के लिए सबसे योग्य भाषा है। तो
तो ऐसी संस्कृत भाषा के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और सबसे अच्छा प्रयास वही होगा कि हम संस्कृत भाषा को अपनी भाषा बनाएं, बोलने की भाषा बनाएं, विद्यालय में बोलें, घर में बोलें, इष्ट मित्रों के साथ बोलें, शासकीय कार्यों में भी इसका उपयोग करें। तभी भाषा बढ़ सकती है, तभी भाषा पल्लवित और पुष्पित हो सकती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और संस्कृत पढ़ें और पढ़ाएं। आगे कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।